हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेडी जी। आर्ट्स स्टडी मेडी जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डैट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 5th, दैट इज व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि जो बुक्स हम लोगों के पास आए हैं, यानी कि पुराने ज़माने में लिखे हुए बुक्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होते होते हमारे जनरेशन तक आए हैं या हम लोगों को मिले हैं, ठीक है। और जो ब्यूरियल्स यानी कि समाधि, कब्र वगैरह जो मिले हैं, तो वो हम लोगों को क्या बताते हैं, यानी कि हम लोगों को उससे क्या पता चलता है पुराने ज़माने के बारे में, या जिस भी ज़माने के हैं, जिस भी पीरियड के हैं वो, तो उसके बारे में हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा लेकिन 3 ही पार्ट आएंगे इसके, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, और ये टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, तो इसमें हम लोग इस टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं कि वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है। तो सबसे पुराने बुकों में से एक बुक के बारे में स्टडी कर रहे हैं, अभी देखते हैं, ठीक है। तो ये जो बुक अभी पढ़ेंगे हम लोग, ये वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट बुक्स में से एक है, ठीक है। तो यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, तो श्योरली आप वेद के बारे में सुने होंगे, ठीक है। अगर नहीं सुने हैं तो आप सुन लो। देयर आर 4 ऑफ देम, ये 4 हैं। वेदा कितने हैं? 4, ठीक है। ऋग वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, ठीक है। 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो ओल्डेस्ट वेदा है वो कौन सा है? ऋग्वेदा, कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो, यानी कि ऋग्वेद जो है अभी से 3500 साल पहले क्या हुआ था? कंपोज हुआ था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन होता है। ये कंपोज हुआ था। एक होता है रिटेन यानी कि लिखा जाना, और एक होता है कंपोज करना। कंपोज करना मतलब होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि सारे जानकारी को एक जगह इकट्ठा कर लेना, उसको कंपोज करना बोलते हैं। लेकिन रिटेन यानी कि क्या होता है कि आज से 3500 साल पहले वो लिखा गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये कंपोज किया गया था, लिखा नहीं गया था 3500 साल पहले, ठीक है। क्योंकि अभी से 3500 साल पहले लिखने का उतना साधन उपलब्ध नहीं था कि ऋग्वेद जैसा चीज़ को क्या किया जा सके, लिखा जा सके। काफ़ी मुश्किल, वो तो पत्थरों पे क्या होता था? क्रेविंग होता था, यानी कि खोद खोद करके लिखा जाता था, तो उस पर ऋग्वेद थोड़ी ना लिखा जा सकता है। तो आगे देखते हैं। ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 टाइम्स कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड। तो ऋग्वेदा में क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ मंत्र हैं, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? सुक्ता, ठीक है। सुक्ता या वेल सेड। वेल सेड मतलब, वेल का मतलब क्या होता है? अच्छे, और सेड मतलब कहा हुआ। तो जो भी उसमें जो मंत्र है काफ़ी अच्छे कहे गए मंत्र है, ठीक है, तो उसको सुक्ता भी बोलते हैं या वेल सेड। द हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो ये जो हाइम्स मिले हैं, सॉरी, ऋग्वेदा में जो हेम्स हैं, ठीक है, मंत्र हैं, तो वो काफ़ी गॉड, अलग अलग गॉड्स और गॉडेसेस के लिए लिखे गए हैं, ठीक है। उनका मतलब प्रेज में, प्रेज में क्या होता है कि उनका सत्कार करने के लिए, उनको खुश करने के लिए भगवान को अलग अलग तरह के मंत्र उसमें लिखे गए हैं, ठीक है। 3 गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट। ये जो ऋग्वेदा है तो उसमें 3 भगवान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी इनके बारे में जो है सबसे अधिक मंत्र का वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो ऋग्वेदा में मिलता है। इसमें आते हैं कौन सा? अग्नि। अग्नि जो है द गॉड ऑफ फायर, यानी कि जो आग के देवता हैं उनके बारे में। इंद्रा, अ वॉरियर गॉड। तो इंद्र जो है इनको बोला जाता है एक योद्धा भगवान, ठीक है। ये इंद्र को पुरंदर भी बोला जाता है, ठीक है। पुरंदर का मीनिंग होता है किला तोड़ने वाला, ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। तो उतना आपको नहीं जानना है, अभी 6 क्लास के हिसाब से इतना जान लो काफ़ी है। इंद्र को एक वॉरियर गॉड बोला जाता है, यानी कि युद्ध वगैरह में पार्टिसिपेट करने वाले गॉड, काफ़ी गुस्सैल टाइप के गॉड, ठीक है। और सोम, सोम एक प्लांट है फ्रॉम विच ए स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर, जिसमें से एक खास तरह का ड्रिंक जो है, ड्रिंक मतलब नशा वाला ही चीज़ बोल सकते हो आप, तो उसे प्रिपेयर किया जाता है। तो उस पेड़ के बारे में सोम को देवता भी बोला गया है, ठीक है। तो 3 देवता का स्पेशल वर्णन है कहाँ पे? तो ऋग्वेद में। पहले देवता कौन हो गए? तो अग्नि, जो कि गॉड ऑफ फायर है। इंद्रा वॉरियर गॉड है। और सोमा जो कि क्या है? एक प्लांट है। और आज के दिन भी सोम प्लांट को, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है, ठीक है, धार्मिक उसका। अभी भी देखोगे पूजा पाठ वगैरह होता है, घर के छत पे लोग लगा के रखते हैं, तो काफ़ी उसको इज्जत देते हैं। जैसे तुलसी होता है ना, सेम वैसे सोम का भी पौधा होता है। आगे देखते हैं। दीज हैम्स वेर कंपोज्ड बाय सेजेस।
यानी कि ऋषिस। तो ये जो मंत्र है ये किसके द्वारा कंपोज किया गया था? तो ऋषि मुनियों के द्वारा, ठीक है, कंपोज किया गया था, लिखा नहीं गया था कहीं भी। ये आपको नहीं मिलेगा कि लिखा गया था, लिखा उसको बाद में गया था, उसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंस बीट बाय बीट विथ ग्रेट केयर। तो क्या हुआ कि ये जो प्रीस्ट लोग जो कंपोज करे थे इसको, तो वे क्लासेस लेते थे, यानी कि गुरुकुल होता था, या बच्चों को क्या करते थे, वे पढ़ाते थे। तो वो जो बच्चों को पढ़ाते थे, तो ये जो मंत्र था तो वे लोग कंपोज करे थे। तो कंपोज करे थे तो अपने बच्चों को उसको वर्ड का मेमोराइज करवाते थे, उनसे बार बार रिसाइट करवाना। रिसाइट यानी कि बार बार उसको उच्चारण करवाना या बार बार मंत्रोच्चारण करवाना, ठीक है। मंत्रोच्चारण करवाना यानी कि क्या होता था, जो मंत्र था उसको रिसाइट करवाना, यानी कि उनसे बार बार मेमोराइज करवा करके सुनते थे, ठीक है। सिलेबल यानी कि एक एक सिलेबल, वर्ड को क्या होता है, कोई एक वर्ड है बड़ा सा, उसको तोड़ा जाता है, पार्ट्स पार्ट्स में तोड़ करके क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं ताकि पढ़ने में आसान हो। तो एक एक सिलेबल, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस क्या हुआ, काफ़ी प्रिसाइजली, काफ़ी एक्यूरेटली अपने बच्चों को क्या करे वे लोग, मतलब अपने स्टूडेंट्स को वे लोग क्या करे, मेमोराइज करवाए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द हैम्स वेर कंपोज टॉट एंड लर्न बाय मेन। तो इसमें से जो अधिकतर मंत्र थे, ठीक है, तो वो किसको सिखाया गया, कंपोज किया गया या सिखाया गया किसको, मेन को ही। ज़्यादा वीमेन का पार्टिसिपेशन इसमें आपको नहीं मिलेगा। अ फ्यू वेयर कंपोज्ड बाय वीमेन। तो इसमें काफ़ी कुछ, मतलब बहुत कम मात्रा में जो मंत्र है वो वीमेन के द्वारा कंपोज किया गया है, ठीक है। द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। तो ऋग्वेदा किस फॉर्म में है, तो ओल्ड फॉर्म में है और वैदिक संस्कृत में है, ठीक है। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दिस डेज। तो यही कारण है सबसे पहला बात कि आप ऋग्वेदा को थोड़ा मुश्किल, अभी तो क्या है कि ऋग्वेदा आप ट्रांसलेट हो चुका है तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ शुरू शुरू में क्या होता था, काफ़ी दिक्कतें होती थी। ये वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, या कंपोज किया हुआ है, जो कि अभी जो आप स्कूल में अपने पढ़ रहे होगे संस्कृत, तो उससे काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। द बुक्स वी यूज़ आर रिटेन एंड प्रिंटेड। तो अभी जो हम लोग बुक यूज करते हैं तो वो क्या होता है, रिटेन होता है, फिर प्रिंटेड होता है, ठीक है। लेकिन द ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड एंड हर्ड रैदर देन रीड, ठीक है। तो ऋग्वेदा जो है ये उस टाइप का नहीं था कि हाँ इसको लिखा गया फिर प्रिंट किया गया और बांट दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। ये किसी कुछ ऋषि मुनि लोग मानो इसको कंपोज किए, फिर वो अपने स्टूडेंट्स को सुनाए, फिर वो स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट्स को या अपने जान पहचान, मतलब एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक या किस फॉर्म में चला, तो बस ओरल फॉर्म में ट्रांसफ़र हुआ होगा, ठीक है। हम अगर मानो मुझे कोई मंत्र आ रहा है तो मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा, वही अपने बच्चों को सिखा, तो ऐसे ही करते करते जनरेशन बाय जनरेशन क्या हुआ, ये ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज। तो ये कंपोज कब हुआ था, 3500 साल पहले, ठीक है। और उसके सैकड़ों सेंचुरीज, या मतलब सेवरल सेंचुरी यानी कि सैकड़ों साल बाद, यानी कि कितने 100 साल बाद ये क्या हुआ, कंपोज होने के बाद यह रिटेन हुआ, ठीक है, यानी कि लिखा गया। और उसके भी 200 साल बाद ये क्या हुआ, पहली बार प्रिंट हुआ, ठीक है। अब देखते हैं संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज। ये सब केस स्टडी में आपको मिलेगा, एनसीईआरटी ही है। बेसिकली हम लोग जो है एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन डील करते हैं, और हमारा काम है आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराना। वी आर नॉट हियर फॉर स्पून फीडिंग यू, ठीक है। हम लोग आपको एक एक चीज़ को रटवाने के लिए आपके यहाँ नहीं है, आपको मेहनत खुद से करना है। आप क्योंकि आप जिस कक्षा में हो, जिस क्लास में हो, तो ये आपका उम्र नहीं है कि आप किसी पर डिपेंडेंट हो जाओ पूरी तरह से, ठीक है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं, और जो टीचर्स के लेक्चर हैं वो काफ़ी अच्छे से समझाते हैं, तो मैं यहाँ पे अच्छे से समझाने के लिए नहीं हूँ। मेरा काम है आपको मतलब एक टॉपिक का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराना, ठीक है। अभी से ही आपको चम्मच से दूध पिलाएं तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ सीख ही नहीं पाओगे आप। मेरा काम है टॉपिक को क्लियर कर देना, ताकि आप जब बुक को उठा करके पढ़ो तो आपको सब कुछ समझ में आए, ठीक है, कुछ बाउंस ना करे। यानी कि एक तरह से आपका हेल्प करना, टीचर का काम होता है हेल्प करना, ना कि बच्चों को स्पून फीडिंग कराना, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत आपको भी करना है। अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो इसके बाद थोड़ा बुक वगैरह को पढ़ो, क्वेश्चन आंसर्स को सेल्फ सोल्व करो, ठीक है, एक्टिविटी वगैरह को देखो उसमें से। ये हम जानबूझ के नहीं कराते, हम करा सकते हैं लेकिन नहीं कराते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें आपका भला होने वाला नहीं है। और बार बार मैं इस बात को रिपीट करूंगा आगे के भी लेक्चर्स में, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। तो संस्कृत इज पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। तो संस्कृत किस फैमिली का लैंग्वेज है,
तो इंडो यूरोपियन यानी कि इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज जो है ना, उसी के फैमिली से कौन सा लैंग्वेज निकला, संस्कृत लैंग्वेज, उसी का एक पार्ट है मतलब, ठीक है। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। तो ये जो इंडो यूरोपियन फैमिली है, ठीक है, तो संस्कृत इस फैमिली का पार्ट है। इसके अलावा जो असमी है, ठीक है, गुजराती है, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी और कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, ठीक है, और स्पेनिश, ये सब किस फैमिली का लैंग्वेज है, तो इंडो यूरोपियन, यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब आपका काम है, आप वर्ल्ड मैप पे जाके देखो कि इंडियन और यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट किधर है, ठीक है, रीजन कौन सा है, और इस दोनों क्षेत्र से मिल करके क्या निकला है, ये संस्कृत लैंग्वेज। और इन सब के अलग अलग जो और भी फॉर्म्स है, जो लैंग्वेजेस है, ये सब किस फैमिली के हैं, तो इंडो यूरोपियन फैमिली के हैं। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। अब भाई इन लोगों का तो माँ बाप तो कुछ है नहीं वर्ड्स का, तो फैमिली क्यों बोल रहे हो भाई, ना बाप दादा पोता वगैरह तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो फैमिली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स जो है ना ओरिजिनली कॉमन थे। एक एग्जांपल देखो, आप इसमें नोटिस करना, डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटी, नीचे लिखा हुआ है, यानी कि आप इसमें सिमिलरिटी को नोटिस करोगे, ठीक है। ये क्या है, जैसे आप वर्ड लेते हो एक संस्कृत में मात्र, ठीक है, मात्र यानी कि माता के सेंस में यूज किया जाता है मात्र, ठीक है। वहीं हिंदी में देखो माँ, ठीक है, और इंग्लिश में मदर, तो माँ और मात्र तीनों में देखो आपको काफ़ी सिमिलरिटी दिखेगा। तो इसीलिए क्या बोला गया, ये सब जो है एक ही फैमिली से और इंडो यूरोपियन फैमिली से है। अब देखो पूरे वर्ल्ड में तो एक इंडो यूरोपियन फैमिली ही नहीं है, इसके अलावा और भी फैमिलीज हो सकते हैं। तो नीचे वाला टॉपिक, नीचे वाला हमारा पॉइंट है कि अदर लैंग्वेजेस यूज इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। तो सब कॉन्टिनेंट में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसमें और भी लैंग्वेजेस थे जो दूसरे फैमिली के थे। फॉर इंस्टांस दोज यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू तिब्बतो बर्मन फैमिली। अब जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, आपको मैप में नॉर्थ और ईस्ट, अगर मैप में आपको नॉर्थ ईस्ट नहीं पहचानने आ रहा है तो आप लेक्चर फर्स्ट और सेकेंड देख लो हमारा, ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का, वहाँ पे आपको बताया है हमने कि कैसे मैप में आपको नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट वगैरह देखना है, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है इंडिया का, यानी कि जो असम वाला क्षेत्र है, ठीक है, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये वाला जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे कौन सा फैमिली का लैंग्वेज है, तो तिब्बत और बर्मन। अब तिब्बत तो बर्मन फैमिली का क्यों है, क्योंकि आप देखोगे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, तो उसमें ऊपर में क्या है, तिब्बत है, और दाहिने साइड में यानी कि ईस्ट में क्या है, तो ईस्ट में म्यांमार जो कंट्री है, जहाँ पे अभी तुरंत में तख्ता पलट हुआ है। तो करंट अफेयर्स अगर आप देखते होगे थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह, तो आपको पता होगा। तो ये जो म्यांमार कंट्री है, उसको पहले क्या बोलते थे, बर्मा बोलते थे। अभी भी बर्मा वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, कोई कोई कंट्री उसको बर्मा भी बोलते हैं, ठीक है, गलत नहीं है कहीं से भी कि हाँ म्यांमार ही बोलो या बर्मा भी बोलो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है तो नुकसान नहीं होगा, सुन लो, ठीक है। तो ये जो तिब्बतो और बर्मन फैमिली के लैंग्वेजेस कहाँ बोले जाते थे, नॉर्थ ईस्ट वाले जो है उस फैमिली के हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नाडा और मलयालम बिलोंग टू द्रविडियन फैमिली। तो जो इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, तमिल वाला, तेलुगु, तमिलनाडु वाला, ठीक है, तो ये वाला वहाँ पे जो लैंग्वेजेज हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो ये सब किस फैमिली के लैंग्वेज है, द्रविडियन फैमिली के, ठीक है। और जो झारखंड और सेंट्रल इंडिया यानी कि इंडिया का बीच वाला क्षेत्र, ये जो एमपी है, ठीक है, एमपी के आसपास वाला क्षेत्र झारखंड, तो यहाँ पे कौन से फैमिली का लैंग्वेज बोला जाता है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली का, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। अब भाई ऋग्वेदा जो है वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ था, जो कि आज के संस्कृत से काफ़ी डिफरेंट था। तो देखते हैं कि हिस्टोरियंस उसको कैसे स्टडी किए होंगे। तो हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट find out about the past, but in addition to material remains they examine written sources as well। तो जो हिस्टोरियंस जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, तो उनका काम क्या होता है कि एविडेंसेस को कलेक्ट करना, जो भी रिमेन्स यानी कि जो भी मटेरियल मिल रहा है, जो भी सोर्सेस मिल रहे हैं, उसको एग्जामिन करना। तो वे लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को ही नहीं देखते। एविडेंस जो है दो टाइप का होता है, एक आर्कियोलॉजिकल होता है, एक लिटरेचर होता है। आर्कियोलॉजिकल जैसे कि आपको कोई सिक्का मिल गया, कोई पत्थर पे खुदाई किया हुआ, कोई खिलौना मिल गया, कुछ चावल मिल गए, कुछ जले हुए राख मिल गए, हड्डियाँ मिल गई, ये सब आपको क्या में आएगा, आर्कियोलॉजिकल।
और लिटरेचर वाले में क्या आ गया, मानस स्क्रिप्ट आ गया, किसी चीज़ पे लिखा हुआ कोई भी चीज़, तो लिटरेचर वाला हो जाता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है सिर्फ वो क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल ही नहीं बल्कि रिटन सोर्सेज जो हैं उसको भी वो लोग थोड़ा एग्जामिन करते हैं, यानी कि खंगालते हैं, उसमें से जानकारी निकालने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। अब देखते हैं हम लोग कि वे लोग ऋग्वेदा को कैसे स्टडी करे होंगे। तो सम ऑफ द हाइम्स इन ऋग्वेदा आर इन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। तो ऋग्वेदा में जो है कुछ हाइम्स जो है वो डायलॉग के फॉर्म में। अब ये डायलॉग, ये जो मुंबई सागा मूवी आ रहा है, ठीक है, तो उसका डायलॉग ये जॉन अब्राहम वाला डायलॉग नहीं, ठीक है, डायलॉग यानी कि बातचीत के फॉर्म में है। एक आदमी दूसरे आदमी से कन्वर्सेशन कर रहा है, उस फॉर्म में है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हाइम। तो अ डायलॉग बिटवीन सेज named Vishwamitra and two rivers, Vyas and Satlaj, that were worshipped as goddesses। तो देखो अभी हम लोग आगे एक डायलॉग देखेंगे, यानी कि एक बातचीत देखेंगे, एक कन्वर्सेशन देखेंगे, किसके बीच में। तो एक ऋषि थे विश्वामित्र नाम के, ठीक है, आप नाम सुने ही होंगे, ठीक है। तो विश्वामित्र ऋषि और दो नदी ब्यास और सतलज नदी के बीच में बातचीत हो रहा है। अब आप आज के एरा में, आज के टाइम में सोचोगे भाई एक इंसान नदी से कैसे बात कर रहा है, तो ये उस टाइम के हिसाब से पॉसिबल था, ठीक है, अभी तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो दैट वेयर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। ये जो ब्यास और सतलज नदी है इसको एक तरह से भगवान माना जाता था। तो विश्वामित्र क्या करते हैं, इन रिवर्स के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। आगे हम लोग कन्वर्सेशन को देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है, ठीक है। आप ये देखो, ये क्या है, अ पेज फ्रॉम अ मानस स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा। तो ये देखो ऋग्वेदा का। तो अभी आप 6 क्लास में हो सकता है आपका संस्कृत स्टडी स्टार्ट हो गया हो आपकी स्कूल में। तो देखो, तो आपको किसी भी एंगल से ऐसा लग रहा है कि आप इस संस्कृत को पढ़ सकते हो, तो बिल्कुल नहीं, ये काफ़ी डिफिकल्ट है, ये वैदिक संस्कृत है। इसमें तो मुझे तो एक भी लेटर समझ में नहीं आ रहा। आपको अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कुछ इसमें समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो दिस मानस स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा ऑन बर्च बार्क। अब बर्च बार्क क्या होता है, तो बर्च जो है बर्च एक पेड़ के छाल पे जो है लिखा जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आप शुरू से लेक्चर को फॉलो करो, ठीक है। वॉज फाउंड इन कश्मीर। तो ये जो मानस स्क्रिप्ट है ऋग्वेदा का, ठीक है, ये कहाँ पे मिला है, तो कश्मीर में मिला है। अबाउट 150 ईयर्स एगो, अभी से मतलब लगभग 150 साल पहले, इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा। तो इसका उपयोग कहाँ पे किया गया था, सबसे अर्लीस्ट जो प्रिंटेड टेक्स्ट है ऋग्वेदा का उसको क्रिएट करने में, उसको प्रिपेयर करने में, एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन। और उसके अलावा इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन जो करा गया ऋग्वेदा का, उसमें भी इसका उपयोग किया गया, ठीक है। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरी इन पुणे, और पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, तो वहाँ के लाइब्रेरी में इसको क्या किया गया है, प्रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है। अब हम लोग वो जो कन्वर्सेशन, जो डायलॉग था, ठीक है, विश्वामित्र और रिवर्स के बारे में, तो वहाँ से थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे वे लोग ऋग्वेदा को स्टडी करते थे, ठीक है, कैसे, मतलब चलो वहाँ पे डायलॉग लिखा हुआ है, ठीक है, दो आदमी बात कर रहा है, तो दो आदमी बात कर रहा है, तो उसे हमको हिस्ट्री कैसे पता चलेगा भाई। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा मतलब एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे पता चलेगा। तो देखो, विश्वामित्र जो थे वो बोलते हैं, ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग काउस डेट लिक देयर काव्स। तो विश्वामित्र नदी से रिक्वेस्ट करते हैं या बोलते हैं कि हे नदी, मतलब आप जो है पहाड़ के ऊपर वाले पोर्शन से चलो नीचे आ जाओ, ठीक है। जैसे दो घोड़े आते हैं दौड़ते हुए, स्विफ्ट हॉर्सेस, ठीक है, जो दो जैसे दो चमकीले काफ़ी सुंदर गाय अपने बछड़ों को क्या करते हैं, लीक करते हैं, यानी कि चाटते हैं, प्यार करते हैं, वैसे ही आप भी नीचे आ जाओ, ठीक है। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी। तो आप जो है जैसे एक तरह से रथ चलता है, ठीक है, वैसे आप चैरियट्स टू द सी, मतलब समुद्र में एक रथ की तरह आओ, ठीक है। ये सब काफ़ी इमेजिनरी बातें, आपको बेतुका लगेगा, लेकिन जो है सो है, ठीक है, पढ़ना है आपको। और थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा, ठीक है, इंद्र भगवान के शक्ति से आप आ जाओ, ठीक है। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ वन अनदर। आप में काफ़ी पानी है, ठीक है, उस पानी को आप एक दूसरे के साथ यूनाइट करो, नीचे लेकर, क्या मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट करते, हो सकता है पानी की कमी हो या किसी रीजन में पानी नहीं हो, वो चाहते हो विश्वामित्र की ये जो नदी है अपना मोड़ जो है उस तरफ कर ले, यानी कि उधर पानी आ जाए, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो देखते हैं कि रिवर क्या जवाब देता है उनको। तो वी यानी कि हम लोग, यानी कि यहाँ पे हम लोग किसके लिए यूज हुआ है, तो दो नदी, वो दो नदी कौन सा है, तो ब्यास और सतलज, ठीक है। तो वी हु आर फुल ऑफ वाटर, तो ये जो रिवर है उधर से बोलता है कि हम लोग जो कि पानी से भरे हुए हैं,
मूव अलोंग द पाथ द गॉड हैव मेड फॉर अस, तो हम लोग उसी रास्ते से जाते हैं, वही रास्ता फॉलो करते हैं जो भगवान ने हम लोगों को बना के दिया है। ठीक है, अब भगवान ने बना करके दिया है कि हमको इधर से जाना है तो हम लोग उधर से ही जाते हैं। ठीक है, वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, हम लोग एक बार जिधर चल देते हैं हम लोग रुकते नहीं। ये सब बातें कौन बोल रहा है? तो रिवर बोल रहा है। ठीक है, किससे बोल रहा है? तो विश्वामित्र से बोल रहा है। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज, तो तुम हमसे क्यों बार बार प्रार्थना कर रहे हो हे ऋषि। ठीक है, यानी कि रिवर बोलता है कि तुम हमसे बार बार क्यों प्रार्थना कर रहे हो, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, हम लोगों का रास्ता भगवान डिसाइड कर चुके हैं और हम लोग उसी रास्ते पे चलेंगे। तो आगे विश्वामित्र क्या बोलते हैं, ओ सिस्टर्स, हे बहनों, ठीक है, प्लीज लिसन टू मी, मेरा बात सुनो यार। ठीक, सॉरी यार नहीं, बहन, मेरा बात सुनो बहन। द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विथ हिज चैरियट्स एंड कार्ट्स, ठीक है, तो जो एक गाना गाते हुए, गाना गाने के फॉर्म में जो काफ़ी दूर से आया है चैरियट्स और कार्ट लेकर के, तो लेट योर वाटर्स नॉट राइज एबव आवर एक्सल सो डैट वी कैन क्रॉस सेफली। अब देखो विश्वामित्र क्या बोलते हैं कि अपने जो पानी का बहाव है, तो हे बहन अपने पानी के बहाव को मत बढ़ने दो। ठीक है, ताकि हम लोग जो इतने दूर से ट्रेवल करके आए हैं, तो उस टाइम तो ब्रिज था नहीं कि हाँ भूपेन हजारिका सेतु, महात्मा गांधी सेतु की चले गए। तो उस टाइम तो क्या था, यही सब होता था, जादू टोना वगैरह करके पानी सुखा देते थे। आपको जाओगे तो शंकराचार्य के टाइम में एक स्टोरी मिलेगा, सीनियर क्लासेस में जाओगे तो शंकराचार्य एक बार क्या करते हैं, पूरे नदी को एक घड़ा में ही स्टोर कर लेते हैं। तो ये सब बातें काफ़ी इमेजिनेटिव लगेगा, ठीक है, इमेजिनरी लगेगा आपको, लेकिन है, ठीक है, आपको देखना है, सुनना है। तो वो क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा एक्सल है, यानी कि जो चक्का होता है उसका, तो इसके ऊपर मत जाने दो। ठीक है, ताकि हम लोग क्या हो सके कि सेफली रिवर को, ऊपर जाता तो रथ क्या होता, डूब जाता, तो ऊपर मत जाने दो हे बहन, कि हम लोगों को सेफली क्रॉस करने दो। अब रिवर क्या बोलता है कि वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो डैट यू कैन क्रॉस सेफली, तो हम लोग तुम्हारे जो है प्रार्थना को सुनते हैं। ठीक है, हम लोग तुम्हारे प्रार्थना पे क्या करते हैं, अमल करते हैं, यानी कि चलो तुम्हारा बात मान लेते हैं ताकि तुम क्या करो, सेफली क्रॉस कर जाओ। तो अब देखो यहाँ से, अब हिस्टोरियन, तो इसमें तो आपको हिस्ट्री का ही नहीं दिखेगा, लेकिन अब हिस्टोरियन का काम है कि इसमें से एनालाइज करके हिस्ट्री को निकालना। ठीक है, कि हिस्ट्री यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो देखो, तो historians point out that this hymn was composed in the area where these rivers flow। तो सबसे पहला बात है कि ये जो हाइम्स है ये उसी एरिया में बनाया गया होगा जहाँ ये नदियाँ बहती होंगी। तो ब्यास और सतलज अभी के टाइम में जो है इंडिया का जो ऊपर वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर के आसपास वाला जो रीजन है उधर ही बहती है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो बातें हो रही हैं, ये जो ऋग्वेदा में लिखा गया है उसी रीजन में कंपोज हुआ होगा। ठीक है, they also suggest that the sage lived in a society where horses and cow were valued animals। अब इससे देखो एक और बात पता चलता है, यहाँ पे घोड़ा और गाय का ही ऋषि क्यों एग्जाम्पल लिया, तो इससे क्या पता चलता है कि हो सकता है कि जिस समय में, जिस पीरियड में वे ऋषि रहते थे, उस पीरियड में घोड़ा और ये गाय, ये दोनों का इंपॉर्टेंस क्या था, काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दैट इज़ वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्सेस एंड काउ। इसी के लिए क्या हुआ है कि जो रिवर है उसको किससे कंपेयर किया गया है, घोड़ों से और काउ से। तो इसका क्या मतलब है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा घोड़ा और काउ उस उनके टाइम में, उनके पीरियड में जब ये कंपोज हुआ होगा ये जो डायलॉग है। अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो अदर रिवर जो कि स्पेशली क्या है, इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी क्या होते हैं, जो स्मॉलर रिवर जो बड़े रिवर में जाकर के गिरते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है, और इंडस इसके ट्रिब्यूटरी, सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन द हाइम्स। इन सब के अलावा जो है मंत्रों में इस नदियों का क्या है, मेंशन है, यानी कि इन नदियों के बारे में भी लिखा गया है। ठीक है, और गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस। तो अभी क्या है, अभी आप इंडिया में देखो गंगा और यमुना आपको लगेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उधर ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो आपको लगेगा कि उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम कौन सा नदी इंपॉर्टेंट था, तो इंडस। पूरा आप इंडस वैली सिविलाइजेशन ही पढ़ रहे हो, हड़प्पा सभ्यता क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, क्योंकि सिविलाइजेशन का जो अधिकतर सिटी था वो इंडस नदी के किनारे था, ऐसा शुरू में लगा। ठीक है, बाद में देखोगे तो क्या हुआ कि सरस्वती नदी के किनारे था। 6th क्लास में इतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि शुरू में कुछ साइट इंडस नदी के किनारे मिले। और गंगा और यमुना का जो मेंशन है, ठीक है, ऋग्वेदा में मात्र एक बार है,
ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये नदियाँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहे होंगे और जो ये ब्यास और सतलज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे। तो इन सब पॉइंट्स को क्लियर करके हिस्टोरियन क्या करते हैं, ऋग्वेदा को या किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।